हेलो बच्चों, जेसी जैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ABCD एक समलंब चतुर्भुज समलंब है। क्या लिखा है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो AB और CD है, यहाँ ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है AB समांतर है CD के, तो मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है, ठीक। और क्या बोला है? AD जो है BC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा। देखिए थोड़ी सी नीले पेन से हम लोग इसको कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है, ये बोला है, ठीक है। और क्या बोला है? और ए ए ए AD भुजा BC के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है ये देख लेते हैं। दर्शाइए कोण A बराबर है कोण C की, मतलब यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर है, ये दिखाना है। कोण C बराबर है कोण D के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर ये दिखाना है। और क्या बोला है? त्रिभुज ABCD सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। तो यहाँ देखिए त्रिभुज कहाँ? अभी हम यहाँ क्या करेंगे, एक A से शीर्ष विकर्ण खींचेंगे और B से D खींचेंगे विकर्ण, तब हमें ये त्रिभुज दिखाई देगा। और विकर्ण AC बराबर है BD की, तो ये A से C और B से जब D खींचेंगे तो हमें त्रिभुज दिखाई देगा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये सब चीज़ देखेंगे। चलिए आगे हल करते हैं और समझते हुए चलेंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है उसको क्या कर लेते हैं? लिख देते हैं। चलिए हल करते हैं। ठीक, दिया है क्या क्या दिया है? ABCD एक समलंब है, मतलब समलंब है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें क्या है बताओ? जिसमें AB समांतर है DC की। और क्या है बताओ? और क्या दिया है? AD बराबर है BC की। ये हमें इतना दिया था, ठीक। चलिए अब हम लोग रचना लिख देते हैं। रचना क्या क्या रचना करना है इसमें? इसमें देखिए बच्चों, ये वाला चित्र में इसमें रचना क्या क्या दिया है? AB हमें क्वेश्चन में संकेत भी दिया था, है ना। तो AB जो है, AB को कहाँ तक बढ़ाया गया है? AB को E तक बढ़ाया गया। तो यहाँ लिख देंगे AB को E तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक। तथा ये भी लिख देंगे कि AD समांतर होगा EC के। बढ़ाया गया और इसको क्या किया है? E तक बढ़ाया गया और ये C से E मिलाया भी है ना। तो ये मिला दिए हैं। तथा लिख देंगे तथा AD समांतर है किसके? C के। ये हमें सिद्ध करना है, या EC के, ठीक। ये खींचा, लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक। ये देखिए मैंने इतना रचना में लिख दिया। चलिए जो सिद्ध करना उसको लिख देते हैं। क्या क्या सिद्ध करना लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है?
पहले नंबर में क्या सिद्ध करना है हमें, कोण ए कोण बी के बराबर, कोण ए बराबर है कोण बी के। दूसरा क्या सिद्ध करना है बताइए, कोण सी बराबर है कोण डी के। तीसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक। चौथा हमें क्या सिद्ध करना है, विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। ये हमें इतना सिद्ध करना था, तो मैंने लिख दिया। अब हमें उत्पत्ति डाल देंगे, जो जो उत्पत्ति में हमें सिद्ध करना है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए लिखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में जो ए जो है ए समांतर है डी सी के या सी डी के। तो यहाँ लिख सकते हैं, पहला वाला हम सिद्ध कर रहे हैं, ए समांतर है सी डी के। ये हमें दिया है। ठीक। ए समांतर है, मतलब ए भुजा जो है डी सी के या सी डी के क्या है, समांतर है। और ए डी भुजा ई सी के समांतर है। तो ये वाली ए डी भुजा ई सी के समांतर, ये भी लिख देंगे, ए डी भुजा समांतर है सी के। ठीक। ये किससे, रचना से पता चला। हम लोग जब रचना किए तब हमें ये पता चला। ठीक, रचना से। अतः जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर, तो क्या होगा, तो ये ए ई सी डी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इतना हो गया। जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ये ए डी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। हमें पता है ए डी भुजा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। ठीक। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक। तो अब देखिए यहाँ ए डी भुजा ई सी के बराबर हो जाएगा। ए डी भुजा जो होगा ई सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी भुजा, अब देखिए ये जो ए डी भुजा जो है, ए डी जो भुजा है ये वाली भुजा बी सी की क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी भुजा बी सी के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या है, दिया है। ठीक। जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के भी बराबर हो सकता है। मान लीजिए इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक। तो समीकरण एक व 2 से, 1 व 2 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ई सी जो भुजा होगी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी की। ठीक। ई सी भुजा किसके बराबर हो गई, बी सी की। ठीक है। ठीक। मान लीजिए हम कोण एक को, यहाँ कोण ए जो है इसको 1 मान लेते हैं, कोण 2 को क्या मान लेते हैं, कोण बी को क्या मान लेते हैं, 2, और इधर साइड के बी को क्या मान लेते हैं, 3, और इधर साइड को क्या मान लेते हैं, 4। ठीक, इतना हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ ई सी जो है बी सी के क्या है, बराबर। तो हमें पता है कि जब ये वाली भुजा जब दोनों बराबर हो गई, तो यहाँ पर जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई,
तो हमें पता है किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 4 की, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 की। किस नियम से? त्रिभुज BCE में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। चलिए लिख देते हैं त्रिभुज BCE में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर होते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसलिए कोण 3 कोण 4 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब कोण 3 कोण 4 के मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया है, बराबर। ठीक, अब हमें पता है यहाँ जो कोण B में देखिए कोण 2 और कोण 3 जो है एक रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं। ABE में एक सरल रेखा ABE में जो कोण 2 है कोण 3 एक रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मतलब यहाँ के कोण का मान यहाँ इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण 2 धन कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। इस नियम से रैखिक, इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3। ये रैखिक युग्म है, क्या, रैखिक युग्म। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, जब ये दोनों तो रैखिक हो गए तो 180 डिग्री का कोण बना लिया यहाँ। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कोण 1 और कोण 4 की बात मैं कर रहा हूँ। तो कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है कि नहीं है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। ठीक है, तो इन पर बना अंतःकोण क्या होगा, 180 के बराबर, मतलब कोण A धन कोण 4 बराबर भी हो जाएगा 180 के। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 धन कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। इसमें ये समीकरण हम इसको क्या मान लेंगे, 4। यहाँ क्या लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। इस वजह से इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। ठीक है, ठीक, समीकरण 3 समीकरण 4 जो है 180 के दोनों कोण बराबर हैं जो जोड़े हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 ये समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो ये कोण, ये दोनों कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग। कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 4 के। ठीक, अभी हम लोग निकाले हैं ऊपर कि कोण, देखिए ऊपर यहाँ कोण 3 कोण 4 के बराबर है, अभी हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ कोण 3 के जगह में हम कोण 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण 3 के जगह में कोण 4। यहाँ कोण 2 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 4। यहाँ किस नियम से, चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 की। ठीक, कोण 3 बराबर है कोण 4 की। ये कोण 4 ये कोण 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण 1 कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 1 की। मतलब कोण 2, यहाँ देखिए कोण 2 क्या है, B है, और कोण 1 क्या है, A है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण A की। ठीक, या लिख सकते हैं, या लिख के कोण A बराबर हो जाएगा कोण B की। ठीक, यहाँ कोण A
ये वाला कोण ये कोण के बराबर हो गया। ठीक है, या लिख देंगे कोण 2 कोण 1 बराबर है कोण इसके 2 के। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ ये इसको नहीं लिखना था, सॉरी। कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर है कोण बी के। चलिए बच्चों, इसको हम मान लेते हैं कोण 5, इसको मान लेते हैं कोण 6। ठीक, इसको हम लोग मान लिए। चलिए, अब हमें पता है कि ये तिर्यक रेखा में एक ही ओर, ये इस तरह हम लिख लेते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब कोण 1 कोण 6 के क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 6 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 6 बराबर क्या किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। इस नियम से तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण की वजह से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5 तक मान लिए थे उधर, तो इसलिए 5 मान रहे हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों, ये कोण 2 कोण 2 धन कोण 5 भी, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 2 कोण 5 के भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 धन कोण 5 बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। जो हम अभी यहाँ लिखे हैं वही यहीं भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण ये वाला, ठीक है, इसी को लिखना है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में। समीकरण 5 व 6 से क्या लिख देंगे आप, समीकरण 5 व 6 से क्या लिख देंगे, समीकरण 5 व 6 से। तो क्या होगा, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर। तो कोण 1 धन कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 5 के। ठीक, अभी हम लोग कोण 1 बराबर कोण 2 निकाले हैं ना ऊपर, तो कोण 1 बराबर कोण 2 निकाले थे। तो कोण 1 की जगह में हम क्या रख सकते हैं, कोण 2, या कोण 2 की जगह में हम क्या रख सकते हैं, कोण 1। दोनों मान तो बराबर ही हैं। कोण 1 धन कोण 6 बराबर कोण 1 की 2 की जगह में हम 1 रख देते हैं, कोण 5 के बराबर है। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक, तो कोण 1 कैंसिल, तो क्या हो गया, कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। तो यहाँ देखिए कोण 6 कौन सा है, यहाँ देखिए कोण 6 डी है, और कोण 5 क्या है, सी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के। या लिख सकते हैं कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी के। ठीक है, ठीक, ये हमने लिख दिया। इसको दूसरा नंबर सिद्ध कर लिए। अब हम लोग तीसरा कर लेंगे सिद्ध। चलिए कर लेते हैं उसको भी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए बी ए डी के। तो त्रिभुज ए बी सी कहाँ देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी सी ये वाली त्रिभुज की बात हो रही, ए से बी ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। और कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज बी ए डी ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, समांतर है, ए सर्वांगसम है, ये है। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी ए डी में। ठीक, बी ए डी में। अब हमें पता है कि ए डी भुजा किसके समांतर है, बी सी के। त्रिभुज बी ए डी या त्रिभुज ए बी सी में ये जो बी सी भुजा है किसके समांतर हो जाएगी, ए डी के। यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के।
ठीक। BC भुजा हो AD के बराबर हो, ये क्वेश्चन में दिया था, दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। अब ये जो कोण 1 बना है और कोण 2 बनाए हैं, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, या लिख सकते हैं कोण DAC बराबर हो जाएगा, DAC बराबर हो जाएगा कोण DAB बोलेंगे, क्योंकि त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं, त्रिभुज ABD की बात, तो त्रिभुज DAB बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, कोण ABC के, कोण ABC के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किए हैं। ठीक है, या कोण 1 कोण 2 के भी बराबर कर सकते थे। ठीक है। अब ये जो अब देख रहे हैं त्रिभुज ABAD लिए हैं, त्रिभुज ABC लिए हैं, तो AB दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो AB बराबर होगा AB के किस नियम से, उभयनिष्ठ की भुजा, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सा भुजा, कोण भुजा, ये हो रहा है ना। तो त्रिभुज हमें 3 सर्वांग समता में हमें 3 चीज बराबर लानी पड़ती है दोनों त्रिभुज में, तो यहाँ 2 भुजाएं हो गई, 1 कोण हो गया, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD में, किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, इस नियम से ये भुजा बराबर हो गई। अब देखिए, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो AC भुजा भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो विकर्ण, यहाँ चौथा जो हमें सिद्ध करना है वही है विकर्ण, यहाँ विकर्ण AC बराबर होगा BD के, AC बराबर है विकर्ण BD के, विकर्ण BD के। ये हमें CPCT से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, यही हमें इतना सिद्ध करना था, चौथा नंबर हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज से हमारा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में 8.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इसका बच्चों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख, वीडियो को पुश करके भी आराम से इनके क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली अगले लेकर चलेंगे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, 8.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसे जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर आप अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ हमारे पुराने वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। आज की बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।